Okay, so we are at the question number 98, page number 71 of Escaping fifth edition. इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फॉइड स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन द लिम्फ नोड्यूल्स। तो जो स्प्लीन है उसके अंदर भी लिम्फ नोड्यूल्स होती हैं, ओवल और राउंड शेप नोड्यूल्स होती हैं। लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर में भी होते हैं। पायर पैचेस में भी लिम्फ ओवल शेप्ड और राउंड शेप नोड्यूल्स होते हैं, लेकिन जो थाइमस है इसमें नोड्यूल्स नहीं बनती। पायर पैचेस में भी एज सच कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, लेकिन इसमें नोड्यूल्स बनती हैं। और लेकिन थाइमस में तो नोड्यूल्स ही नहीं होती, सिर्फ लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एग्रीगेट्स की फॉर्म में होते हैं, बी सेल टी सेल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद आता है कि बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा एंड स्केलेटल रिस्पॉन्स टू। अच्छा, अब जब आपने देखा होगा कि स्ट्रेस का बॉडी मेटाबॉलाइक ट्रॉमा, अच्छा फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना होगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा किसी ने मारा और उसके बाद वो इमरजेंसी में आ गया और उसको किडनी फेलियर हो गया, एक्यूट किडनी फेलियर हो गया। वो कैसे होता है? वो एक्सटेंसिव प्रोटीन रेप्डोमायोलाइसिस जिसको कहते हैं, जिसमें स्केलेटल मसल्स की एक्सट्रीम ब्रेकडाउन होती है जब उसको ट्रॉमा दिया जाए, तो जिसकी वजह से इसकी एक ये भी सिनेरियो आता है जिसकी वजह से AKI हो जाती है। तो ये इसका क्या है कि जब ट्रॉमा होगा तो स्केलेटल मसल में जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक डाउन करेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि इशियल स्पाइन इज़ अ लैंडमार्क फॉर विच नर्व ब्लॉक। तो आपको पता है कि इशियल स्पाइन जो है, जो कि हमारा इशियोरेक्टल फोसा होता है, उसमें लिटरली हमारे पास पड़ी होती है पोडेंडल नर्व। तो पोडेंडल नर्व का जो लैंडमार्क है वो हमारे पास इशियल स्पाइन है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि फिंगर कट हो गई है लड़की की, उसके बाद डॉक्टर ने उसको बताया है कि इट विल बी फाइन ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ स्टेटम बजेल। अच्छा ठीक है, स्टेटम बजेल। अच्छा, जो एपिथेलियम है ना उसकी लेयर्स मैंने आपको बताती हूँ। उसके सबसे पहले उसमें होती है स्टेटम कॉर्नियम। अच्छा, इसको आपने याद कैसे करना है? कॉल लिटिल गर्ल टू ईट स्पाइसी बर्गर। ठीक है, ये मैंने खुद ही बनाया है। कॉल C फॉर कॉर्नियम, L फॉर ल्यूसिडम, उसके बाद G फॉर ग्रैनुलोसम, उसके बाद आता है S फॉर स्पाइनोजम और B फॉर बजेल। ठीक है, अब ये सारी लेयर्स में से जो बजेल है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि बेजल सेल्स होते हैं जो कि आपके न्यू सेल्स को बनाते हैं। तो जो अगर उसकी स्किन कट गई है तो न्यू सेल्स आ जाएंगे कहाँ से? स्टेटम बजेल से, और वो लास्ट लेयर होती है एपिथेलियम की, इसके बाद डर्मिस शुरू हो जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लास्ट टू अपीयर नॉर्मल इन ब्लड आफ्टर हेमरेज। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सबको समझ में नहीं आता। ये मुझे भी बहुत देर से समझ आया था कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि बॉडी में आपके ब्लड लॉस हो गया, हेमरेज हो गया, सबसे जो लास्ट में चेंजेस आएंगी वो किस चीज़ में आएंगी। ठीक है, तो वो सबसे लास्ट में जो चेंजेस आती हैं वो आपके ब्लड सेल्स में आती हैं, जैसे कि RBCs में आती हैं। ठीक है, और जैसे आपको पता होगा कि जब एक्यूट ब्लड लॉस होता है तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रीमिक अनीमिया होता है। ठीक है, और जब क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है तो आपको पता है कि फिर माइक्रोसिटिक हो जाता है वो। ठीक है, जब स्वेयर अनीमिया हो जाए तो वो माइक्रोसिटिक हो जाएगा। ठीक है, किसका मतलब ये है कि जब बहुत देर लॉस होता रहा उसके बाद फिर RBC की स्ट्रक्चर में चेंजेस आई। ठीक है, अब देखें, ब्लड लॉस होगा तो पीछे हेमाटोक्रिट बढ़ जाएगा, ब्लड लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ब्लड लॉस होगा तो रेटिकुलोसाइट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सेप्टिक शॉक इज़ ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि यूरिनरी सिस्टम जो है, जब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नोटोरियस जो सेप्टिक शॉक के लिए है वो UTIs हैं। ठीक है, और पायरेक्सिया ऑफ अननोन कॉज में भी आपको जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि भाई क्या है, इसको मसला क्या है, इस बंदे को इसकी रूट कॉज क्या है, क्यों इतना बीमार है और इस शॉक में क्यों जा रहा है, तो उसमें भी आप फिर UTI की बेस पे ही उसको ट्रीट करते हैं। उसमें आता है 104, राइट शिफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज pH, डिक्रीज pH, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और डिक्रीज हाइड्रोजन। अच्छा, राइट शिफ्ट में ना आपने R से याद रखना है
कि ये आर है और राइट है। राइट मतलब कि बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा है ये, ठीक है, इस लिहाज से अच्छा है कि ये बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती है, ठीक है। आर फॉर राइट, आर फॉर रिलीज़, इट रिलीजेज ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगी, तो बॉडी में ऑक्सीजन जहाँ पे टिश्यू को चाहिए थी वो उसको मिल जाएगी, और इस इफ़ेक्ट को बोहर इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। इस इफ़ेक्ट को हम बोहर इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि इस किस किस चीज़ों से, अब आप देख लें बॉडी कब ऑक्सीजन मांगेगी, जब भी बॉडी में कोई टेंशन, कोई चीज़ चल रही होगी, बॉडी स्ट्रेस में हो रही होगी, तो ही बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बॉडी की पीएच जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में डिक्रीज़ पीएच हो जाती है। उसके अलावा जब ऑक्सीजन जो है बॉडी में कम हो जाए तब चाहिए होती है हमें ऑक्सीजन। उसके अलावा जब आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत जब बढ़ जाता है, इंक्रीज़ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भी हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो फिर उसमें फिर आ जाएगा राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन कर्व, डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ये एमसीक्यू इतना ज़्यादा आता है, मुझे लगता है कि ये तो उनका फेवरेट ही है, ये कर्व, डिसोसिएशन कर्व। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल्व विल बी सीन इन जेवीपी वेव फॉर्म। अच्छा, जेवीपी पहले आपको पता होना चाहिए कि जेवीपी है क्या, ठीक है। जेवीपी में होती है ए कर्व, ठीक है, नीचे से शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, फिर ए कर्व के बाद आती है इसका पहले, फिर उसका क्रेस्ट आता है, फिर उसका नीचे ट्रफ आके सी आ जाता है, उसके बाद जो थोड़ी सी ऊपर आती है उसकी क्रेस्ट, वो वी से आती है, ठीक है। अच्छा, ए जो है उसके बाद जो ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, ये जो ए कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये आपकी एट्रियल सिस्टली है, ठीक है। उसके बाद एट्रियल सिस्टली हो गई और उसके बाद फिर ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो गया। तो जब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है तो वो थोड़ा सा प्रेशर जनरेट करता है इन द एट्रिया, जिसकी वजह से ये सी कर्व बनता है, और उसके बाद वी का मतलब ये है कि ये एट्रियल फिलिंग हो रही है, ठीक है। एट्रियल फिलिंग की वजह से एट्रिया में जब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है तो वो एट्रियल फिलिंग से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सी। ट्राइकस्पिड उन्होंने पूछा है वाल्व की कॉन्ट्रैक्शन से कौन सी वेव बनती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अच्छा, इसमें एक और एमसीक्यू बनता है, और वो ये एमसीक्यू है कि आपका जब वाल्व बंद हो गया तो ऑब्वियसली जब वाल्व बंद हुआ आपके पास कौन सी आ गई, आपके पास S1 आ गई। तो ये पूछ सकते हैं कि S1 कोइंसाइड विद सी वेव ऑफ जेवीपी। अच्छा, एंजाइम इन्वॉल्व इन रीमॉडलिंग ऑफ द टिश्यू, तो वो है हमारे पास कोलेजनेज, ठीक है। आपको पता है कि जहाँ पे भी टिश्यू टूट जाएगा उसका क्या काम है, फिर कोलेजन आएगा और वो आके उसके टिश्यू को आपके ठीक करेगा। और आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा कोलेजन आ जाए तो वो कीलॉइड बना देता है। इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट पे जितना बॉडी को चाहिए उतना आए और काम करके चला जाए, ठीक है। और अगर आपसे पूछें कि अगर यहाँ पे मेटालोप्रोटीनेज दिया होता तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू कोलेजनेज, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे है इलास्टेज। प्रोटीन इज़ हैविंग पेशेंट इज़ हैविंग वूंड फ्रॉम विच सल्फर ग्रैन्यूल्स। अच्छा, सल्फ़र का वर्ड जहाँ पे है एक्टिनोमाइसीट्स, आपने सबसे आंखें बंद करके सोच लेना है एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। तो इसमें तीसरा आता है एक्टिनोमाइसीट्स आ जाता है। और वैसे बाकी येलो अगर पिगमेंट की बात होगी तो स्टेफ ऑरियस हैज़ येलो पिगमेंट, ठीक है। ग्रीन के लिए आपको सुडोमिनास। फीटल ब्रेन, अच्छा फीटल ब्रेन में जो है ना थायराइड हार्मोन्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। ये लोग कहते हैं, अभी इन्होंने करना शुरू किया है कि जिन बच्चों को एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल इश्यूज़ होते हैं, उनके थायराइड का कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, ठीक है। तो थायराइड ब्रेन की डेवलपमेंट कराता है। और अगर पूछा जाए कि फीमेल में जो है वो लेबर कौन इंड्यूस करवाता है तो वो फीटल कॉर्टिसोल होता है। और अगर पूछें कि बेबी का फीटस का हार्ट कौन बनाता है तो हार्ट हमारे पास ग्रोथ हार्मोन बनाता है और उसका ब्रेन बनाता है थायराइड हार्मोन, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ट्रेमाडोल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, ये जो थायराइड है ना, इसमें आप ज़्यादातर नोट करिए, ये
जो है वो आजकल रूट कॉज समझ रहे हैं, जिनमें भी फीटल ब्रेन की इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें थायराइड हार्मोन्स का इशू समझ रहे हैं कि मेन इशू ये है कि थायराइड की डेवलपमेंट में इशू था या मटर्नल की वजह से थायराइड हार्मोन्स का एक्सपोजर था उसका, या वो उसका अपना कोई इशू था जिसकी वजह से उसको ये इश्यूज़ आ रहे थे। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन्स फीमेल्स के अक्सर डॉक्टर्स करवाते हैं इसी वजह से। ट्रेमाडोल मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, तो ट्रेमाडोल आपके पास मैंने आपको बताया था पीछे के ट्रेमाडोल जो है वो वीक ओपियोइड रिसेप्टर है, एगोनिस्ट है, ठीक है, वीक है। स्ट्रॉन्ग में अगर कोई पूछे तो आपसे, तो स्ट्रॉन्ग में आपको पता है मॉर्फिन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ठीक है। ओके, इन्होंने आगे से बता भी दिया है कि मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग है और ट्रेमाडोल वीक है। उसके बाद आता है अ वुमन वांट्स टू डिक्रीज़ हर वेट, व्हाट विल बी द इफेक्टिव। तो भाई अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करो, अपने आप को देखो कि भाई क्या मसला है, मुझे अभी मेरा कितना वेट है, बाद में मेरा कितना वेट होगा तो ही मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। अब इसमें से कैलोरिक इनटेक बढ़ाएगी तो वेट तो कम नहीं होगा, बढ़ेगा। फाइबर कम कर देगी तो वेट बढ़ेगा, ठीक है। लाइपोलाइसिस वो खुद थोड़ी लाइपोलाइसिस कर सकती है, ये तो बॉडी का काम है ना। तो उसके बाद सी सेल्फ मॉनिटरिंग। वुमेन विद आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज़, तो ठीक है, वुमेन जब उसने अपने खाने में ही ज़्यादातर मेन कॉज आयोडीन की यही है कि आप खाने में आयोडीन नहीं ले रहे, बॉडी में नहीं आयोडीन जा रहा, जिसकी वजह से गॉइटर हो जाता है, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो गॉइटर होता है वो इसीलिए होता है। फीवर का मैंने आपको इंटरल्यूकिन्स पूरे बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, आप उसको वीडियो को देखें, आपके बहुत हेल्प करेगी। फीवर IL-1 होता है हमारे पास, और ठीक है, और C5a जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो कीमोटैक्सिक करवाता है न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है। और साथ हमने ये बाकी ये जो हमें C3a है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कौन सा पाथवे चला रहा था, ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ठीक है। ये पाथवेज भी आप याद कर लें अच्छे से, ये आते होते हैं, ठीक है। पाथवे का भी MCQ हर जगह ही देखा होता है। स्पोर फॉर्मेशन कॉर्निंग बैक्टीरियम कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई, कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई, भाई टेटनाई टेटनस जो है वो निकालता है अपने स्पोर्स। बेस्ट टेस्ट फॉर कंफर्म प्रेगनेंसी, तो इनमें से वैसे देखा जाए तो FSH, LHH, ईस्ट्रोजन ये तो वैसे ही नहीं बन रहे, ठीक है। एलाइज़ा करवाएंगे आप, बीटा HCG चेक करेंगे उसका, एलाइज़ा करवाएंगे, जो भी कराएंगे। उसके बाद आता है बर्ड कैचर। अब बर्ड कैचर आ गया तो कोई ऑक्यूपेशनल रिलेटेड उसकी कोई जो है वो डिजीज़ है उसको। कम टू यू विद द कंप्लेंट ऑफ कफ फीवर सिंस 1 वीक, चेस्ट शोज निमोनिया, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज स्टेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफ ऑरियस, क्लाइमेट